क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? देखिए, किस्मत को तो बिल्कुल आप बदल सकते हैं। धन की स्थिति भी दूसरा भाव बताता है। ओके। कर्म और ज्योतिष, क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आपकी जो जन्मपत्री बनती है वो बनती ही कर्मों के आधार पे है। अगर किसी की कुंडली में बहुत सारे बुरे योग हैं, क्या वो जीवन भर खुश नहीं रहेगा, वो परेशान ही रहेगा? एक ऐसा ग्रह जिससे सभी लोग डरते हैं, राहु। किस ग्रह की कृपा सबसे जल्दी होती है? सबसे जल्दी कृपा चंद्रमा की होती है। तो जैसे कुंडली असल में कहते हैं जीवन बदल सकती है, या फिर वो मन को मजबूत करती है और ज़्यादा? जन्मपत्री मन भी बदल सकती है और किस्मत भी बदल सकती है। जैसे दशा और गोचर दोनों में क्या फर्क है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ज्योतिष पर डीप में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि कहीं ज्योतिष भ्रम तो नहीं है, लोगों को कहीं डराया तो नहीं जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चर्चा जिसके लिए आप फोन खोलते हैं और सर्च करते हैं कि मुझे ये वाले सवाल का आंसर मिल जाए। तो आज के पॉडकास्ट में आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे डीप में जाके एस्ट्रोलॉजी में कि ग्रह हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालते हैं। क्या सच में किस्मत बदली जाती है? क्या जो हम कर्म करते हैं, क्या उन कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली बनती है? दूसरा, क्या जो भविष्य हमारा पहले से तय है, क्या भविष्य को बदला जा सकता है? कर्म हमारे चेंज हो जाते हैं? तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ डीप में ही बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर। क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राहुल जैन सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते आपको। तो स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा बात। तो सर डीप में आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल पर। करेंगे। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा डीप में। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी सच में कोई भ्रम है या कोई साइंस है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी कोई भ्रम नहीं है। ज्योतिष एक ऐसी गणना है जिसके माध्यम से हम लोगों के जीवन का बीता हुआ कल, उनका प्रेजेंट या उनके फ्यूचर के बारे में भी पूर्ण रूप से बता सकते हैं। जी। ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करता है जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी पोजीशन के ऊपर। जी। तो इसीलिए ज्योतिष जो है ये भ्रम नहीं है, ये एक साइंस ही है। और देखिए राहुल सर, आप भी बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, पर आम व्यक्ति जो कंफ्यूज हो गया है बहुत सारी रेमेडीज में, कि कोई कुछ कहता है एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ कहता है, उन लोगों को कैसे बिलीव कराएंगे कि एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है? देखिए, ज्योतिष में रेमेडीज होती हैं, लेकिन हर किसी के लिए अपनी रेमेडी होती है। सबसे पहले किसी भी जातक को अगर उपाय करने हैं तो सबसे पहले उसे किसी ज्योतिष के पास जाकर के अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए। जी। जब ज्योतिष आपकी कुंडली को पढ़ के आपके बारे में बताएगा, आपको समझाएगा, आपके बीते हुए कल से अवगत कराएगा, तो आप समझिए आप सही जगह हैं। जी। और दिखाने के बाद, कुंडली की गणना होने के बाद, तब आप जो रेमेडीज वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएं, तब आप वो रेमेडीज करिए, वो 100% वर्क करेंगी। अब क्योंकि क्या है कि रेमेडीज वर्क क्यों नहीं करती? किसी ने कहा कि बीमारी के लिए ये उपाय कर लो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि, सपोज करो किसी के लिए मैंने कहा कि अगर आप बीमार हैं और आपका जो शनि है वो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन में है जिसके वजह से आपको शनि के दान करने हैं, जी। ठीक है। और यही कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसने भी इसी चीज को फॉलो कर लिया। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस दूसरे व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो कोई भी रेमेडीज हमें जो भी करनी होती हैं वो हमें अपने कुंडली के ग्रहों के अनुसार ही करनी चाहिए। ओके। ठीक है। पर बहुत सारे लोगों का कहना होता है 21 दिन, 45 दिन, 43 दिन या 40 दिन का ये उपाय कर लो, आपकी किस्मत सच में बदल जाएगी। क्या उन उपायों को करने से क्या किसी की किस्मत को बदला जा सकता है? देखिए, कोई रेमेडी मैं आपको दूं, ठीक है, मैं कहूं कि 21 दिन
में आप ये करो, क्योंकि क्या है, हर प्लेनेट के अपने अंक होते हैं। जी। ठीक है, आपने अंक शास्त्र के बारे में भी सुना होगा। तो हर प्लेनेट के अपने अंक होते हैं, उन्हीं अंकों के माध्यम से दिन का आंकलन किया जाता है। जी। ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि कोई भी रेमेडी अगर आपको करनी है तो आप बिना जन्म पत्रिका विश्लेषण कराए बगैर आप कोई भी रेमेडी करेंगे तो जिस हिसाब से रेमेडी आपको बेनिफिट देती है, आपको फायदा देती है, जी। उसी हिसाब से वो रेमेडी नुकसान भी देती है, अगर ग्रह स्थिति ठीक ना हो तो। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं आपको इस प्लेनेट के दान करने हैं, अगर वो प्लेनेट ही आपकी कुंडली में लग्नेश हुआ, आप दान करोगे, आप कमजोर करोगे उसे, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जीरो हो जाएगा, तो आपकी हेल्थ तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। तो इसीलिए बिना जन्म पत्रिका आकलन कराए बगैर हमें कोई भी उपाय ऐसे ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप बार बार कह रहे हैं ग्रह की स्थिति देखकर, अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखकर क्या हम अपने जीवन की दशा को तय कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जब भी जन्म पत्री देखेंगे तो क्या होता है, देखिए जन्म पत्री में जो प्लैनेट्स हैं वो एक ही बार सेट होते हैं जी। वो कब होते हैं, जब आपका जन्म होता है। करेक्ट। तो जन्म पत्री तो आपकी एक ही बार बनती है। अब जीवन में हमारे बार बार उथल पुथल भी होती है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ खराब होता है, तो वो क्यों होता है, वो डिपेंड करता है हमारी दशाओं के अनुसार। जी। कभी दशाएं अच्छी भी होती हैं, कभी खराब भी होती हैं। तो दशाओं का ये रोल होता है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है, या अभी जो हम जिस प्रेजेंट टाइम में हम जी रहे हैं ये कैसा चल रहा है। जी। उसी के माध्यम से हमें रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसे दशा और गोचर दोनों में क्या फर्क है? देखिए, दशा और गोचर है दोनों टाइम बताने के लिए। ठीक है, अब दशा क्या होता है, दशा आपके जीवन में आती है तो वो आपकी कुंडली में आपका समय निर्धारित करके बताती है कि ये जो आपका समय आने वाला है वो कैसा है, अच्छा है या खराब है। ठीक है, गोचर में हमें क्या काम आता है, गोचर अब सपोज करो कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि मेरी शादी कब होगी जी। या मेरे संतान कब होगी या मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी जॉब कब लगेगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उस टाइमिंग का जो आकलन किया जाता है वो गोचर के माध्यम से किया जाता है। आपने सुना होगा शनि काल है, ठीक है, और गुरु आशीर्वाद है। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स को देखा जाता है, लेकिन मैं आपको अभी डीपली इन दो के बारे में ही बताता हूँ कि हमें उस समय गोचर में शनि की स्थिति को भी देखना चाहिए, बृहस्पति की स्थिति को भी देखना चाहिए कि क्या शनि हमें वो समय निर्धारित कर रहा है और क्या बृहस्पति हमें उस चीज के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो गोचर बेसिकली क्या है, किसी भी कार्य जो होना है उसके समय को निकालने की एक विधि है। ओके, मतलब जो कार्य होना है उसके लिए। हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, क्या उसकी भविष्यवाणी करना संभव है? देखिए, कुंडली अगर किसी की नहीं है जी, भविष्यवाणी किसी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए उस जातक को उस ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो अपनी विद्या, जो उसकी खूबी है, ठीक है, उसमें वो एक्सपर्ट हो। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष जो है ये जन्म पत्री का कार्य करती है, हम इसके माध्यम से प्रेजेंट या फ्यूचर बताते हैं। जी। इसी माध्यम से पामिस्ट्री होती है, आप किसी अच्छे पामिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको बिना जन्म पत्री के आपके बारे में बता सकते हैं। जी। आजकल न्यूमरोलॉजी भी चल रही है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है और टाइम नहीं है तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से आप अपनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा टाइम, अगर किसी के पास टाइम नहीं होता तो क्या वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपनी भविष्यवाणी कराना चाहता है तो क्या नहीं होगी? देखिए, इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो एक लगन होता है, एक लगन की एक आयु होती है, ठीक है, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक की आयु है, ठीक है, और एक घर को दूसरा घर स्विच करने में लगभग 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, वो एक अनुमानित समय, जैसे हम कहते हैं ना
कि 10-20 मिनट का या 15-20 मिनट का हेर फेर है, ऐसी स्थिति में हम जन्म पत्री देखते हैं। अगर संधि लगन होता है तो हम भविष्यवाणी नहीं करते, क्योंकि संधि लगन का मतलब हुआ 0 डिग्री से 1 डिग्री, है ना। तो इस बीच क्या हो सकता है कि अगर 5-10 मिनट हम आगे पीछे करेंगे तो हमारी कुंडली स्विच हो जाएगी, ठीक है। या फिर 29 डिग्री से 30 डिग्री वाला जहां सिस्टम आ जाएगा तो वहां भी स्विच हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी का 10-15 मिनट का समय का हेरफेर होता है और ऐसी स्थिति में अगर किसी का लगन 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री इस तरीके से होता है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो क्या जो ग्रह होते हैं और राशियां भी होती हैं, तो राशियों पर सभी ग्रह का असर समान पड़ता है या फिर थोड़ा अंतर रहता है? सब पे, सभी राशियों पे, सभी ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है जी। ठीक है, क्योंकि राशियां और ग्रहों का संबंध कैसे होता है जी। मित्रता शत्रुता के अनुसार होता है। कोई प्लेनेट किसी राशि का शत्रु है, कोई प्लेनेट अपनी ही राशि में जाके बैठ जाता है, तो इस अनुसार हम ये देखते हैं कि अगर कोई प्लेनेट अपनी शत्रु राशि में बैठा है तो हो सकता है वहां वो नुकसान कर रहा है जी। हो सकता है किसी खराब घर में कोई प्लेनेट बैठा है लेकिन अपने ही घर में बैठा है, तो क्या हो गया, वो वहां सेफ कर लेगा। जैसे कि हम किसी को कहें ना कि सपोज करो कि मैं आपसे ही कहूं कि आप अपने घर में हो और मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो, आप किसी भी चीज को आग लगा दो, तो क्या आप करोगे अपने घर में बैठ के अपने घर में ऐसा कुछ काम? तो वही प्लैनेट्स का हो सकता है शत्रु के घर में बैठे हो तो विनाश करने ही गए हो, तो विनाश करके आओगे। तो इसी तरीके से जन्म पत्री का भी हिसाब होता है। ओके, तो कोई ग्रह अगर नेगेटिव फल दे रहा है तो वो नेगेटिव फल देगा या उसका पॉजिटिव फल भी किया जा सकता है? देखिए, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, ठीक है। ज्योतिष का मेन रीजन क्या होता है, ज्योतिष है क्या? ज्योतिष हमें आने वाले कल से, है ना, मिलाता है जी, ठीक है। अब आने वाले कल में क्या होता है, अब जन्म पत्री जो है वो क्या है, वो बेसिकली हमारे कर्मों पे आधारित है, ठीक है। अब क्या है कि मैं कर्म तो खराब कर रहा हूं लेकिन मैं उपाय रोज कर रहा हूं, तो आपको लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव की जा सकती है? नहीं। बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमें अपने कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए और साथ ही साथ अगर हम कोई रेमेडीज करते हैं तो हमें ये सोच करके करना चाहिए कि हाँ, अपनी लाइफ के अंदर हम 40 to 50% या 60% चेंजेस कर सकते हैं। 100% चेंजेस कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जैसे आप कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म और ज्योतिष क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आपकी जो जन्म पत्री बनती है वो बनती ही कर्मों के आधार पे है, ठीक है। आपकी जो पिछले जन्म के 30% कर्म है, इस जन्म में वो आपकी 70% जन्म पत्री है जी। और इस जन्म में भी आपको 30% का प्रारब्ध मिला है उन्हें करने का, यानी आप अपने 30% कर्म चेंज करिए। आप अपने जो कर्म है उन्हें अच्छा रखेंगे अगर आप, तो उन 30% पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो आप चेंजेस कर पा रहे हैं वो 40 to 50% कर पा रहे हैं, लेकिन जो आपके कर्म, अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आने वाला जो आपका जीवन होगा, यानी कि नया जन्म जो होगा, उसमें आपकी जन्म पत्री बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर ही बनती है। तो जैसे हमेशा सुनने में आया कि जो हमारा भविष्य पहले से ही तय है, तो इसमें कर्मों का महत्व कहाँ रह जाता है? देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए उसके आधारित पे हमारी जन्म पत्री बनी है जी। लेकिन वो बनी क्यों? कर्मों के आधार पे जी। तो इसीलिए ही हमें कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, ठीक है जी। कर्म हम अच्छे रखेंगे तो हम इस प्रेजेंट लाइफ में 40 to 50% चेंजेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम आने वाला जो नया जीवन हमें प्राप्त होगा वो तो बेहतर कर रहे हैं ना, तो कर्म तो हमें अच्छे ही रखने चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आप पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, तो क्या कुंडली में हमारे पिछले जन्म की जो आत्मा है जो करके आई है, क्या वो दिखता है कुंडली में कि क्या क्या कर्म करके आई है? देखिए, आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से को देखा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे
कि जो ये कहते हैं कि हम आत्माओं से बात कराते हैं, ठीक है, या वो लोग ये दावा करते हैं कि हम आपको आपके पिछले जन्म में ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, जन्म पत्री के माध्यम से, ग्रहों के आकलन से, ठीक है, बहुत तजुर्बा और प्रैक्टिस करने के बाद भी, जैसे कि मुझे भी 15 साल इस फील्ड में हो गए, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी केवल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आकलन हम कर सकते हैं। लेकिन इतनी प्रमाण शक्ति हमारे शरीर के अंदर नहीं है कि हम किसी को उसके प्रेजेंट जीवन से निकाल करके उसको उसके पिछले जीवन में लेकर के चले जाएं। अगर हम इतना कर सकते, या कोई भी ज्योतिष अगर इतना कर सकता, तो वो सबसे पहले आपका प्रेजेंट ही चेंज कर देता। करेक्ट, ठीक है, वो सबसे पहले आपका प्रेजेंट ही चेंज करता। इस विश्व का सबसे ज्ञानी व्यक्ति रावण, जब अपने भाई मेघनाथ के लिए उसने सारे ग्रहों को इकट्ठा करके 11वें घर में बांध दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मेघनाथ की मृत्यु क्यों हुई? कर्मों के आधार, क्योंकि शनि ने छल से अपना एक पैर निकाल के कुंडली के 12वें स्थान में रख दिया था। तो जब इतना विज्ञान आदमी भी ग्रहों को चेंज नहीं कर पाया, तो आपको लगता है हम कलयुग में बैठ करके ग्रहों को इस हिसाब से बदल सकते हैं? बिल्कुल। तो हमें केवल अपने कर्मों को बदलना है। तो मतलब ये है, जो ग्रह होते हैं उनका स्वभाव सेम रहता है, पर व्यक्ति पे, अगर किसी अलग व्यक्ति पे है, या एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, पर अपना प्रभाव दोनों पे अलग अलग डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे ना। देखिए, अगर आपका, सपोज करो मैं आपके लगन की बात करूं जी, अगर आपका लगन चंद्रमा से कहीं ना कहीं को रिलेट कर रहा है, यानी कर्क लगन आपका है और चंद्रमा वहां बैठा है, या चंद्रमा ऐसी पोजीशन में बैठा है, ठीक है, तो आप तो बहुत परोपकारी व्यक्ति हो जी, ठीक है। अब यही मैं अगर बात करूं कि किसी का मंगल का लगन है, यानी कि मेष लगन है या वृश्चिक लगन है, ठीक है। अब मंगल तो अग्नि का कारक है, ऐसा आदमी हमेशा बहुत हाई पावर वोल्टेज वाला होता है, कॉन्फिडेंस लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका होता है, करने को, कुछ भी करने को तैयार रहता है। और ऐसी स्थिति में हमारा राहु भी बैठ जाए तो वो कुछ भी करने से पहले सोचेगा भी नहीं और कर देगा अटेम्प्ट। तो हर प्लेनेट का अपना हिसाब अलग होता है। ओके, तो अभी पितृ पक्ष आने वाले हैं और कुंडली में पितृ दोष होता है, तो क्या कोई ऐसी रेमेडीज कर सकता है पितृ पक्ष के दौरान कि उसके उस पितृ दोष में उसे शांति मिले और उसका अच्छा फल मिले? देखिए, पितृ पक्ष को आप ऐसे समझिए कि जो हमें पितृ पक्ष का समय मिलता है, ठीक है, उसमें हमें अपने पूर्वजों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, जो भी उनको पसंद था उनका दान भी हम करते हैं, ठीक है, उनकी तिथि पे आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पितृ पक्ष पे करने से ही पितृ आपके खुश रहेंगे, ठीक है। पितरों को आपको मान सम्मान हमेशा देना चाहिए, उनको स्थान हमेशा देना चाहिए, उनकी पूजा पाठ हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। तो पितृपक्ष के लिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी मावस आती है, ठीक है, तो हमें क्या है कि मावस के दिन हमें अपने घर में जो भी हमारे पहली थाली बन रही है जी, ठीक है, जो भी भोग हमारे घर में बन रहा है, ऐसी स्थिति में आपको जो है वो किसी ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए, उसका एक हिस्सा कुत्ते को भी दान देना चाहिए, पक्षियों को भी दान देना चाहिए, और गाय को भी दान देना चाहिए। तो ऐसी कोई रेमेडी, मैं इसके अलावा कोई ऐसी रेमेडी आपको नहीं बताने वाला कि मैं आपको, क्योंकि भ्रम में नहीं रखना चाहता, मैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप हाँ एक मंत्र का जाप करो और आपके पितृ जो है आप उन्हें कंट्रोल में कर लोगे। तो देखिए, अब सपोज करिए आप और मैं ही हैं, ठीक है, अब साल में मैं अक्सर आपसे मिलता रहता हूँ, अब साल में 1 महीने में आपका बहुत सम्मान करूं, ठीक है, और बाकी के 11 महीने में आपका निरादर करूं, तो लगता है आप हमेशा मुझसे खुश रहोगे? नहीं। तो ऐसे ही पितरों का है ना। तो सब कुछ बेसिकली क्या है, नॉर्मल, एक जैसे एक व्यक्ति का जीवन होता है, उपाय भी उसी हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो फिर भी जैसे 15 दिन हमारे पितरों के होते हैं,
तो उन 15 दिनों में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि जो और अच्छे हमारे जो पितृ हैं वो खुश रहें? देखिए, जो वो पितृपक्ष के दिन होते हैं, ठीक है, जब भी बड़े बुजुर्गों की डेथ हुई होगी तो वो तिथियां निकलती हैं जी। तो उन तिथियों में आपको क्या करना होता है, जो आपके पितृ जो थे, है ना, उनको जो पसंद था, ऐसी चीजों का दान करो। और दान भी किसे करना चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसे जरूरतमंद हो जी, है ना, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। तो पितृ हमेशा हमारे हमसे खुश रहते हैं। ओके। तो जैसे कुंडली में बहुत सारे बुरे योग होते हैं, अगर किसी की कुंडली में बहुत सारे बुरे योग हैं, क्या वो जीवन भर खुश नहीं रहेगा, वो परेशान ही रहेगा? देखिए, कुंडली में बहुत सारे खराब योग मैं मान सकता हूँ, हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या बात करी थी, हमें उन योगों का या उन दोषों का हमें जो फल है वो कब मिलेगा? जब उनकी दशाएं हमारे जीवन में आएंगी। कई बार ऐसा भी मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंटों को देखा है कि कुंडली में राजयोग है, लेकिन स्थिति बड़ी खराब चल रही है क्योंकि दशा खराब चल रही है। और कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि उनकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े दोष हैं, लेकिन लाइफ उनकी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि दशा मैटर करती है ना। इस समय आपका प्लेनेट कौन सा एक्टिवेट है? देखिए, आपकी कुंडली में 9 ग्रह हैं। 9 के 9 ग्रह हमेशा एक्टिवेट नहीं होते। जब भी जिस प्लेनेट की दशा आती है, अंतर दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, वो प्लेनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब तो हमारे जीवन में कभी अच्छा समय आता है, कभी खराब समय आता है, ठीक है ना। तो जन्मपत्री के जो समय है वो ठीक एक उस मार्ग की तरह है जिसपे हम चलते हैं। कभी ढलान आता है, कभी ऊंचाई आती है, कभी गड्ढे भी आते हैं और कभी बहुत अच्छा रोड भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से जन्मपत्री जो है वो वर्क करती है। अगर हम अपने ग्रहों के बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं, क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? देखिए, किस्मत को तो बिल्कुल आप बदल सकते हैं। आप समझिए, अब क्या है कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने इस ज्योतिष विद्या के अंदर 15 साल लगाया जी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी भी जन्म पत्री देखता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी मुझे पता चलता है अपनी जन्म पत्री देखने में कि मेरा एक समय ऐसा आने वाला है जो थोड़ा सा खराब रहेगा या ज्यादा खराब रहेगा, ऐसी स्थिति में मैं उनके उपाय, उन प्लैनेट्स की पूजा पाठ, उनके दान पहले से ही शुरू कर देता हूँ। तो क्या होता है कि जो चीज हमारे बहुत बड़े लेवल पे होनी है, ठीक है, वो थोड़े छोटे लेवल पे होकर के रह जाती है। तो उससे क्या है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैं, आपने जैसे किस्मत बदलने की बात कही, अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ भाई, ज्योतिष के अंदर एक ऐसी ताकत है कि मैं आपको एक मंत्र दे के जाऊं और कल जब आपके पास आऊं तो आपके पास ढेर सारा पैसा होगा या किस्मत होगी, वो शायद कहना गलत है। अब आप ये समझ के चलिए कि मैं एक ज्योतिष हूं, मैं भी एक नॉर्मल परिवार से आता हूं, ठीक है ना। अगर मैं किसी की इतनी किस्मत बदल सकता तो शायद मैं सबसे पहले अपनी बदलता, करेक्ट, ठीक है ना। फिर मैं यहां क्यों होता? तो ज्योतिष को आप मानिए, ज्योतिष को आप देखिए। ज्योतिष क्या है, आपके आने वाले समय को बता रही है, ठीक है। आपको जो परेशानियां आपके जीवन में आनी है उसका संकेत देती है, ठीक है। तो ज्योतिष को आप उस रूप से ना मानिए कि हाँ मैं एक प्लेनेट के लिए ऐसा करूंगा और पैसे की बारिश होगी, मैं एक प्लेनेट के लिए ऐसा करूंगा तो मेरी मृत्यु रुक जाएगी, ठीक है ना। तो इतना भी आप डिपेंड मत हो जाइए, ठीक है। सच का सामना करना सीखें, सबसे बढ़िया बात। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आप किसी की कुंडली देखते हैं तो क्या उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप किसी की जन्मपत्री को देख करके उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं, उसके शरीर के बारे में भी बता सकते हैं, इवन उसके क्या वो सोचता होगा, कैसी उसकी सोच होगी, कैसा उसका स्वभाव होगा, किसके प्रति स्वभाव कैसा रहेगा, ये सब चीजें आप नॉर्मली बता सकते हैं। तो थोड़ा सा राहुल सर में जो कुंडली के कहते हैं 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं हर घर के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जो पहला लग्न जिसे कहते हैं वो क्या दर्शाता है? देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है हमारी कुंडली का,
वो हमारी आत्मा को दर्शाता है, जी हमारे शरीर को दर्शाता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस हमारा फेस होता है। जी ठीक है, तो हम आकलन लगा सकते हैं उस जन्म पत्री को पढ़ के, उसके फर्स्ट हाउस को पढ़ के, कि हाँ शरीर इसका कैसा होगा, इसकी कद-काठी कैसी होगी, जी इसकी आत्मा कैसी होगी, मतलब आत्मा से मतलब अंदर से कैसा सोचता होगा, स्वभाव कैसा होगा? स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा। ठीक अच्छा, है, कलर के बारे में बता हाँ सकते बिल्कुल, आप रंग के बारे में भी बता सकते हैं, इसके बाल कैसे होंगे ये भी बता सकते हैं। तो आप लगन को देख करके इन चीजों का आकलन बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, तो और जो कुंडली का दूसरा घर होता है उसे देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, कुंडली का दूसरा भाव हमारा मुख होता है। ठीक है, हमारा टेस्ट कैसा होगा, क्या हमारे मुंह में कभी कोई बीमारी रहेगी। ठीक है, हमारी वाणी कैसी रहेगी, आप सेकंड हाउस से ये सारी चीजें बता सकते हैं। धन की स्थिति भी दूसरा भाव बताता है, ओके है ना। तो आप दूसरे भाव को देख करके आप ये भी बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। ओके, अगर कोई करोड़पति बनने के लिए रेमेडी करना चाहता है तो उसका सेकंड हाउस बता देगा कि करोड़पति बनेगा या नहीं? बिल्कुल, उसका सेकंड हाउस बताएगा कि इसके पास धन कैसा है, कैसा होगा, कितना होगा, वो सब चीजें पता चलती है। ओके, तो ऐसे ही कुंडली का थर्ड हाउस होता है सर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए, उसका मतलब क्या व्यक्ति कुंडली का थर्ड हाउस भी काफी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो कुंडली के तीसरे भाव से हम ये देखते हैं कि जातक के अपने छोटे भाई से संबंध, छोटे बहन भाइयों से संबंध कैसे होंगे, अगर उनका कोई छोटा बहन भाई है तो। ठीक है, तीसरा भाव होता है हमारा कल्पना शक्ति का, ओके, कि हम कैसे सोचेंगे, विचार कैसे होंगे? विचार कैसे होंगे। तीसरा भाव होता है पराक्रम भाव, हम्म, कि क्या हम कितना पराक्रम कर सकते हैं। हम देख के बता सकते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देख के बता देते हैं ना कि आप आलसी हो, जी पैसा तो आपके पास आएगा लेकिन आप आलसी हो, आपके पराक्रम में कमी है। तो तीसरे हाउस से बहुत आसानी से बताया जा सकता है। ओके, अगर उसमें कौन सा ग्रह बैठा हो तब बताया जा सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, हमें कुंडली के अंदर ये देखना होता है। अब जैसे आप पराक्रम की बात करें जी तो हमें ये देखना है कि भाई थर्ड हाउस जो है उसका प्लेनेट कहीं ऐसी पोजीशन में तो नहीं जाकर के बैठ गया जो कुंडली के खराब घरों में जाकर के बैठ गया, तो थर्ड हाउस खराब हुआ जी। अब थर्ड हाउस खराब हुआ तो क्या हुआ, पराक्रम कम हो गया जी। ठीक है। अब शनि देव जो है और वो थर्ड हाउस में ऐसी पोजीशन होने के बाद जाके बैठ जाए, क्योंकि शनि सबसे स्लो चलने वाला प्लेनेट है जी। ठीक है। स्लो कौन चलता है, आलसी व्यक्ति। तो अब शनि वहां आके बैठ गए तो आलस भरपूर हो गया कुंडली के अंदर, ठीक है ना। समझ आता है ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी है, कुछ नहीं करेगा, इसको अपने काम कराने के लिए भी 20 बार कहना पड़ेगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। ओके, ऐसे ही हर हाउस की अपनी हर हाउस की देखिए क्या है, जन्मपत्री है क्या, यही तो है। हम किसी के बचपन से लेके उसकी मृत्यु तक का जीवन हम बता रहे हैं, तो कहां से बता रहे हैं, कुछ उसमें लिखा नहीं आता। कुंडली में केवल वही 12 घर है, ठीक है, जो 12 घर है, जो कुंडली के 12 घर है, 9 ग्रह हैं, यही सब कुछ बताते हैं। ओके, तो जैसे आपने मृत्यु की बात किया, क्या किसी की कुंडली को देख के उसके मृत्यु के बारे में बताया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, कुंडली के माध्यम से बिल्कुल किसी की मृत्यु के बारे में बताया जा सकता है। ग्रहों की दशा संकेत देती है कि कब इसके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जिस गुरु से मैंने सीखा है, हमेशा उन्होंने मेरे को यही सिखाया है कि ज्योतिष का काम आप करो तो किसी को डराने के लिए मत करो, ठीक है। जो सामने आपके पास व्यक्ति आया है वो पहले ही परेशान है, ठीक है। पर लोगों का तो यही कहना है कि आजकल ज्योतिष का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने के लिए, पैसा ठगने के लिए किया। देखिए मैम, बेसिकली क्या है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। हर फील्ड में हर तरीके का व्यक्ति आपको मिलेगा, ठीक है, जो अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है, ठीक है। कुछ लोग भंडारा करते हैं, कुछ करते हैं श्रद्धा भाव से, सब सामने वाले का, जो गरीब लोग हैं उनका पेट भरे। कुछ भंडारा करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, उसने पैसे इकट्ठा करा, 50% खर्च कर दिया, 50 जो है उसने रख लिया, ठीक है ना। तो हर तरीके का व्यक्ति मिलता है। तो
बस हमारे गुरु ने यही बताया था कि जो परेशान व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसे आप और परेशान मत करो, ठीक है। तो यानी कि हम किसी को किसी के मृत्यु के बारे में कभी प्रेडिक्शन नहीं देते। भाई जिस व्यक्ति को अब 5 साल बाद जाना है, हमें ये ग्रह दशाएं संकेत दे रही हैं, और मैं अगर उस व्यक्ति को कह दूं कि 5वें साल कहीं ना कहीं आपके मृत्यु के योग बन रहे हैं, तो आप समझ लेना वो व्यक्ति वहीं बैठा बैठा मर गया। कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि उसने अभी से ये सोचना शुरू कर दिया कि बस अब मेरे जीवन में 5 ही वर्ष बचे हैं, मैं अब क्या करूं, मेरे तो जीवन में बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मैं क्या करूं। अब वो क्या डे बाय डे बिल्कुल खत्म होता चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जन्म पत्री के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, उसे देखने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर आप उसको ढंग से देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट महीना भी बता सकते हैं कि किस महीने में जातक की मृत्यु होगी। इतना डीप में जाके। बिल्कुल। अब जैसे हम क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही जी, तो हम भी तो यही देखते हैं कि अभी आपकी शादी के योग ही नहीं बने हुए। अब शादी के योग आपके इस वर्ष में जाकर के बनेंगे, है ना, इस महीने में जाकर के बनेंगे। शादी हो जाती है फिर उनकी उस समय, तो हमें प्लैनेट्स ही तो बताते हैं। तो जिस हिसाब से हम किसी की विवाह के बारे में बता सकते हैं, संतान के बारे में बता सकते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बारे में भी बताते हैं, लेकिन हम बताते नहीं। अच्छा, तो जैसे कुंडली असल में कहते हैं जीवन बदल सकती है, या फिर वो मन को मजबूत करती है और ज्यादा? देखिए, आप इसे कैसे भी समझ सकते हैं जी। ये आपकी अपनी सोच है, ठीक है। जन्म पत्री मन भी बदल सकती है और किस्मत भी बदल सकती है, दोनों। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आज अगर आपके पास रेंट का हाउस है और कल आपने उसी कुंडली के माध्यम से 1 BHK का फ्लैट ले लिया, तो आपकी किस्मत ही तो बदली है। लेकिन लोग बाग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लोग बागों को किस्मत बदलना वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं आज अंबानी क्यों नहीं हूं, ठीक है। तो उसे किस्मत बदलना अगर आप सोचोगे तो ऐसी किस्मत तो नहीं बदली जा सकती। लेकिन जो व्यक्ति संतुष्ट है, जिसे ऐसा लगता है कि रेंट के घर से निकल के मैं 1 BHK में आ गया, जिसे संतुष्ट हो गया, जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया कि हाँ अब मैं रेंटेड हाउस में नहीं हूं, अपने ओन हाउस में हूं, ठीक है ना, तो इतनी किस्मत बदल जाती है। तो आप बदल सकते हैं। अगर इसे किस्मत बदलना मानते हैं तो बिल्कुल बदल सकते हैं। मैंने एक रील देखी थी जिसमें था कि अगर 12th हाउस में राहु होता है तो उस व्यक्ति को जेल जरूर होती है। देखिए, तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्या सत्य है? देखिए जी, 12th हाउस में राहु बहुत लोगों के होता है जी, ठीक है। अब हर व्यक्ति को जेल नहीं हो सकती। ये मिथ फैलाए जा रहे हैं कि आपके 12वें भाव में राहु है जी, आपको जेल होगी। अब आप ये समझो कि ठीक है, 12वां भाव कारवास का है जी, राहु खराब प्लेनेट है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसके कारवास को देखने से पहले हमें देखने उसके कर्म कैसे हैं। कर्म कैसे हैं, करेक्ट। अगर कहीं बृहस्पति लगन में ही बैठे हैं या लगन को दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति तो बहुत बड़ा परोपकारी हो जाता है। वो किसी को मारने, किसी के बुरा सोच ही नहीं सकता, तो उसे जेल क्यों होगी? ओके। देखिए, कोई भी कार्य आपकी कुंडली में सिंगल प्लेनेट कभी नहीं करता, सब कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके। लोगों को अचानक धन मिल जाता है, जैसे अपने घर में ही मैंने एक शायद रील ही देख रही थी, अपने उसने घर खोदा तो दीवार उसमें से अचानक धन मिल गया। तो कुंडली में भी अचानक धन मिलने के योग होते हैं? देखिए, आपकी कुंडली से मैं ये बता सकता हूं कि इस समय आपको धन मिल सकता है, ओके, अपार धन मिल सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि अपार धन कहाँ रखा है, ठीक है। मतलब अचानक धन मिलने के योग, अचानक धन मिलने के योग आपकी कुंडली में बनते हैं, दिखते हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं। वो कौन से भाव से बनते हैं? देखिए, बहुत सारे भाव हैं जी, आपको दूसरा भाव देखना है, धन का भाव है जी, ठीक है जी। सबसे उसके बाद हमें कुंडली का 11th हाउस लाभ भाव, अगर हमारा लाभ भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट है और धन का भाव दोनों एक साथ एक्टिवेट हुए हैं तो अचानक धन मिलेगा जी।
ठीक है ना, क्योंकि धन के साथ लाभ भी होना जरूरी है। लाभ होगा जब भी तो धन आएगा ना। करेक्ट। इस तरीके से देखा जाता है। जैसे कहते हैं गोचर में हर रोज प्लैनेट चेंज होते हैं, हर रोज बदलते हैं, तो क्या लाइफ में भी हर रोज उथल पुथल रहती है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कुंडली के अंदर घरों की एक आयु होती है। अच्छा। लगन बदलने की। जी, आपने बताया था। 0 से 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री। ऐसे ही 0 से 30 डिग्री ग्रहों की भी आयु होती है जी। ठीक है। हर प्लेनेट को चेंज होने के लिए उसका अपने समय लगता है जी। कुंडली में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है चंद्रमा। वो हर 2-2.25 दिन में चेंज होता है जी। ठीक है। और कुंडली में सबसे स्लो प्लैनेट कौन सा है? शनि। उसे एक घर से दूसरा घर बदलने में 2.5 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, अब सपोज करो किसी की कुंडली में शनि बदलने का योग जो है वो 10वें घर से 11वें भाव में जा रहा है, मतलब मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहा है जी। अब ये सबके लिए नहीं है, आप समझो। अब एक व्यक्ति का आज ही जन्म हुआ और कल स्विच हो गया, उसको आप कह सकते हो कि हाँ भाई इसका गोचर बदल गया। ठीक है। कोई व्यक्ति हो सकता है पिछले 2.5 वर्ष से ही उस ग्रह को बदलने का इंतजार कर रहा है। तो हर प्लेनेट की अपनी एक अवधि है जी। चेंज होने की। ठीक है। और गोचर बदलने से केवल आप टाइमिंग को बता सकते हैं। गोचर कभी भी आपकी रियलिस्टिक लाइफ को चेंज नहीं करता। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया एक व्यक्ति का जन्म होता है और जो ग्रहों की स्थिति होती है वही हमारा कुंडली का चार्ट बन जाता है। बिल्कुल। पर एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या सबकी किस्मत सेम रहती है? नहीं। क्यों? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। कुंडली को पढ़ना बहुत आसान कार्य नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुंडली के अंदर एक समय पे कई लोगों का जन्म हुआ जी। पहला चेंज होता है हमारा जन्म स्थान, जिसके वजह से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज होते हैं जी। ठीक है। वो भी ग्रहों को चेंज कर देते हैं। ओके। ठीक है। फिर दूसरी बात होती है कुंडली के अंदर, ठीक है, लगन अगर किसी का, सपोज करो एक ही लगन की 2 कुंडलियां आ गई जी जी जी। ठीक है। दोनों का स्वभाव एक नहीं हो सकता, क्योंकि नक्षत्र कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ओके। ठीक है। कुंडली के अंदर नक्षत्र भी होते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी 2 जनों का एक समय पे जन्म हुआ है, दोनों की लाइफ एक से भी चल रही है अगर नक्षत्र एक हो जाता है। एक ही दिन में या एक ही माँ की गर्भ से 2 बच्चे पैदा होते हैं जी। तो देखा जाए तो हर 2 घंटे में आपने बताया राशि चेंज होती है, तभी लगन चेंज होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर दोनों के तो लग्न एक हैं। ठीक है। और मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का डिफरेंस होता है दोनों। ठीक है। तो दोनों की किस्मत तो मैंने कभी सेम नहीं। नक्षत्र चेंज है ना, नक्षत्र सेकंड से चेंज हो जाता है। नक्षत्र चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं। आप देखो, आप हमेशा कुंडली उठा करके देखो। ठीक है। आप हमेशा कुंडली उठा करके देखो, नक्षत्र चेंज मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए हमें अगर ऐसी कुंडलियों की प्रेडिक्शन करनी है तो ऐसे में हमें कुंडलियों के सेकंड्स भी पता होने चाहिए। आजकल के ज्योतिष क्या या आजकल के जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो ऐसी कुंडलियों को प्रेडिक्शन करने में क्यों असमर्थ हैं? मैं भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमें वो एक्चुअल टाइम देता ही नहीं। इस वजह से 2 सेम कुंडलियां अगर 2 भाइयों की हैं तो उनमें आप एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते। ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, आप जो जन्मपति पढ़ के आप बताओगे ना, वो एक के साथ बिल्कुल सटीक चल रही है, वो कह रहा है हाँ ऐसा ही मेरे जीवन में चल रहा है, और दूसरा कह रहा नहीं मेरा तो इसका विपरीत चल रहा है, क्योंकि वो सेकंड्स ही हमें नहीं पता जी। तो सेकंड्स का पता होना भी जरूरी है। तो आजकल तो लोग सेकंड्स भी लिखते हैं, बस मिनट के अकॉर्डिंग चल देते हैं। हाँ। तो एक चीज हो सर, जैसे आपने भी देखा होगा जैसे चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण जी, जब ये पड़ते हैं तो क्या सच में इनका असर व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है? देखिए,
चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सबका प्रभाव आपके जीवन में है। चंद्र ग्रहण बेसिकली है किस किस के लिए, ठीक है। सबसे पहले चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो एक गर्भवती महिला के लिए होता है जी। आपने देखा होगा जब भी कोई स्त्री गर्भ से होती है तो कहते हैं बाहर नहीं निकलना है। तो ऐसी स्थिति में हम उस स्त्री को क्या कहते हैं कि आपको एक अच्छे से कमरे में बैठना है, साफ सुथरी जगह बैठना है जी। आपको कुछ हिलना नहीं, आपको कुछ काटना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाना है, आपको सोना भी नहीं है जी। क्योंकि उसका प्रभाव आपका जो नवजात शिशु आने वाला है उसके ऊपर पड़ता है जी। दूसरा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का असर जो है किस पे पड़ता है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है ओके। या जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित होता है, ऐसी स्थिति में जब भी ग्रहण होगा ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण का हिसाब है, जिसकी कुंडली में सूर्य खराब स्थिति अवस्था में बैठा होगा या फिर ग्रहण से ग्रसित होगा, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सूर्य से संबंधित दिक्कत परेशानियां महसूस होंगी। तो ये प्रॉब्लम्स आती आती हैं। बिल्कुल आती है। तो सर जैसे चंद्रमा ग्रह लोगों का कहना होता है कि बहुत परेशान करता है अगर वो किसी के साथ पीड़ित हो जाए या कोई पापी ग्रह के साथ बैठ जाए। देखिए अब आप एक चीज को समझिए जी। चंद्रमा हमारा जल तत्व ग्रह है जी, ठीक है। जल के अंदर हम जितना गंदगी डालेंगे उतना ही उसका जो देखने का नजरिया है आर पार जैसे हम देखते हैं वो धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, हमारे मस्तिष्क का कारक है, ठीक है। हमारी बॉडी 70% जल तत्व से बनी है और चंद्रमा जल का कारक है, ठीक है। अब जब भी ऐसी स्थिति बनेगी ग्रहण की, चंद्रमा कमजोर होगा या खराब होगा और आपकी ऑलरेडी जन्म पत्री में चंद्रमा जो है वो बहुत वीक है, तो ऐसी स्थिति में मन पे काबू करना बड़ा विचित्र हो जाता है। ओके। जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिससे लोग सुसाइड कर लेते हैं? देखिए सुसाइड के लिए लोग बाग कहते हैं कि चंद्रमा केवल और केवल मन को नियंत्रित करने का कारक है जी, ठीक है। मन खराब हो सकता है, सोच खराब हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी फील कर सकता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन चंद्रमा के खराब होने के साथ साथ भी लगन का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी ऐसे पापी ग्रह से जो सुसाइड अटेम्प्ट करने पे मजबूर कर दे। सुसाइड के बारे में सोचना अलग है और सुसाइड को अटेम्प्ट करना अलग है। आपने देखा है ना, सुसाइड करने के बारे में लोग बाग सोचते बहुत हैं, सोचते हैं, लेकिन अटेम्प्ट कितने करते हैं? 2 से 3% करते हैं ना। उनकी वो कर जाने की जो स्थिति है वो स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट बैठा होगा, लाइक राहु लगन में बैठा होगा, चंद्रमा बहुत खराब होगा और लगन का जो लॉर्ड है वो भी कमजोर होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में वो जातक जब भी दशा उस प्लेनेट की लगेगी वो कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट कर देगा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुसाइड करने वाला है और कुंडली पहले आ जाए तो क्या एस्ट्रोलॉजर उसकी लाइफ बचा सकते हैं? बिल्कुल बताते हैं हम लोग, आती हैं ऐसी कुंडलियां। कोई एक ऐसी घटना जो आपके सामने घटी हो और उस चीज से आपने? देखिए घटना तो बेसिकली मैंने सामने नहीं कोई ऐसी घटी है, लेकिन मेरा एक क्लाइंट आता था और उसकी कुंडली में यही पोजीशंस थी जी। तो बेसिकली क्या है कि वो जिसकी मैंने जन्मपत्री देखी थी उसके फादर आते थे मेरे को जन्मपत्री दिखाने उसकी, तो मैंने उसमें देख करके मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उन्हें बताया था एक टाइम पीरियड अब आने वाला है, आप अपने बेटे का विशेष रूप से ख्याल रखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा और ये सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो मुझे अभी रिसेंटली कुछ समय पहले उसके फादर ने मुझे बताया था आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करी थी और इसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन हम लोग थे, हमने देख लिया तो हमने इसको
बचा लिया। तो ऐसी स्थिति में आप बचा सकते हैं। ओके। मतलब क्या है, जन्म पत्री के माध्यम से आप सामने वाले को सतर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर वो सतर्क ना होते, उसके फादर ना होते, तो हो सकता है वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेता। करेक्ट। हो भी जाता। तो कुंडली सतर्क करने का कार्य करती है। जी। थोड़ा सा ही अटपटा सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना होता है, और शायद मिनिमम अगर जेल में जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें कहते हैं बेगुनाह ज्यादा है। बिल्कुल। तो क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए थे जिसके कारण वो जेल में जाके बैठे हैं? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, कुंडली में छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है जी। और 12वां भाव कारावास का है जी। किसी की कुंडली में शनि पीड़ित अवस्था में बैठा है और वो कहीं ना कहीं 6th या 12th हाउस से कनेक्शन बना रहा है जी। तो जब भी शनि की दशा लगेगी ना, जातक को जेल जरूर होगी, चाहे वो एक दिन के लिए हो। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं जिनके साथ मैंने ये देखा है। ठीक है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। हमारे एक मित्र थे, वो सभासद थे मेरठ में ही, कंकरखेड़े के, और वो एक दिन वैसे ही जिम में मेरे को जन्म पत्री दिखाने लगे मजाकबाजी में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया तुम्हारे तो जेल यात्रा का योग बन रहा है, थोड़ा संभल के रहना। अब वो क्या हुआ, अगले दिन ही मैं जब मतलब 2-3 दिन बाद जब जिम में गया तो मुझे पता चला ऐसे ऐसे उनको जेल हो गई। तो रीजन मैंने पूछा, भाई जेल क्यों हो गई? वो तो सभासद है और कोई ऐसा कार्य भी नहीं करते, बड़े परोपकारी आदमी है। जी। तो क्या स्थिति क्या हुई थी कि उनके रेस्टोरेंट में कोई लेडी आई थी, वो बहुत शराब की पी के अवस्था में आई थी और वो एडवोकेट थी जी। और साथ में उनके साथ एक पुलिस वाला भी था। जी। ठीक है, पुलिस वाला भी था। तो कुछ ऐसी नोकझोंक हुई कि उन्होंने उस पुलिस वाले को मार दिया, रैप्टा। ठीक है, चाटा मार दिया उसके। अब क्या हुआ, चाटा मार दिया, भाई अधिकारी तो अधिकारी है, वो पुलिस वाला तो है ही ना, तो वो जेल हो गई। लेकिन वो सिर्फ एक दिन की जेल हुई थी, एक दिन बाद उनकी जमानत हो गई। तो अपना कुंडली ने तो कार्य कर दिया। करेक्ट। जेल तो करा दी। हाँ, मेरा पूछने का वही रीजन था कि जो लोग बिना कुछ करे आज जेल के अंदर बैठे हैं तो उनकी कुंडली में ये योग पक्के होंगे तभी जाके। बिल्कुल, मेरे मित्र हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं। ठीक है जी। कुछ समय पहले की बात ही बताता हूँ, आपके पॉडकास्ट से उठकर ही गया था मैं। जब मैं मेरठ पहुंचा तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे उनको थाने ले जाया गया। जी। कि उनको थाने ले जाया गया। जी। अब आप सोचो, मैं आपको उसका कारण बताऊंगा तो आप भी सोचोगे कि यार क्या इंसिडेंट इनके साथ हुआ जी। जिसके वजह से उन्हें लगभग 15 से 20 दिन जेल रहकर आना पड़ा। 15 से 20 दिन? जी। ज्वेलरी का कार्य करते हैं। अब कोई ज्वेलर है तो वो गोल्ड बेचेगा भी और खरीदेगा भी। ठीक है जी। एक छोटी सी आधा ग्राम 1 ग्राम की बाली कोई व्यक्ति उन्हें बेच के चला गया। वो कहीं से टूटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इस तरीके से वो उनको बेच के चला गया जी। ठीक है। अब क्या हुआ, कोई चोर पुलिस वालों ने पकड़ा, उस चोर ने उनका नाम ले दिया और उनकी शॉप पे ले जाकर के बोल दिया कि हाँ जी वो मैंने इनको गोल्ड जो है वो बेचा है। अब उन्होंने कहा जी ये तो मेरे को बस इतनी सी एक बाली दे गया था। उन्होंने बाली उसको दे दी, पुलिस वालों को दे दी। पुलिस वालों ने इसी बात का इशू बना दिया। वो इस इतनी सी बाली के चक्कर में उन्हें 15-20 दिन जेल रहकर आना पड़ा। तो वो शनि की दशा चालू हुई थी, कुंडली ने योग बना दिया। मतलब ये कंफर्म है भाई, कुंडली में अगर योग है तो आप जाएंगे ही जाएंगे। तो इससे बचने का कोई उपाय है? इसीलिए कहते हैं, इसका उपाय बताता हूँ। जी जी जी। इसीलिए कहते हैं, आपने बड़े बुजुर्गों की भी कहावत सुनी होगी और ये बहुत सटीक रेमेडी भी है कि आदमी को अपने जीवन के अंदर एक बार जेल की रोटी जरूर खानी चाहिए। ठीक है जी। जेल की रोटी जरूर खानी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से अगर आपके कांटेक्ट हो या कुछ भी हो, तो जेल का खाना जरूर आपको खाना चाहिए। उससे आपके जो वो दोष हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ओके, आपने दोष की बात की। ऐसे कुंडली में काल सर्प दोष होता है। बहुत सारे लोगों का दावा होता है कि आप नासिक जाके इसकी पूजा कर लो तो काल सर्प दोष आपका शांत हो जाएगा। देखिए मैम,
आप एक बात समझिए कि कोई भी दोष अगर आपकी कुंडली में है तो हमेशा आपके जीवन में आपकी कुंडली में रहेगा जी। और जब भी जो दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, ठीक है, जिन प्लैनेट्स के माध्यम से वो बन रहा है, जी, जी, जी। जब भी उनकी दशा आएगी वो एक्टिवेट होगा, Correct. ठीक है। तो परेशानी तो आपको होगी ही होगी, उसे आप नहीं बदल सकते। कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि आप नासिक जाकर एक बार पूजा कराओ और वो दोष आपका खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको ओपन चैलेंज करता हूं कि आप एक भी ऐसा व्यक्ति बता देना जिसका कालसर्प दोष हो और उसने पहले पूजा करा ली हो और जब भी कालसर्प दोष उसकी कुंडली में एक्टिवेट हुआ हो और वो परेशान ना हुआ हो, ठीक है। कोई भी प्लेनेट है। अब ये वही वाली बात हो गई कि आप अपने घर में नास्तिक हैं और उज्जैन जाके पूजा करते हैं भोले बाबा की, जी। ठीक है, बाकी दिन आप पूजा ही नहीं करते, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है उसका उपाय आपको उस समय करना पड़ेगा। जिस प्रकार जब हम बीमार होते हैं, जब हम दवाई खाते हैं, जब हम ठीक होते हैं, जी। मैं आज आपको कह दूं कि एक ऐसा एंटीडोट दे देता हूं कि जीवन भर आप बीमार ही नहीं पड़ने के, तो ये पॉसिबल है नहीं। इसी प्रकार कोई भी रेमेडी आप जो करेंगे, जब जो प्लेनेट आपका जब एक्टिवेट होगा, जब उसके दोष का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आपको जब ही करना पड़ेगा। अब चाहे आप कलकत्ता जाके करो, चाहे अपने घर पे रहकर करो, चाहे आप नासिक जाकर करो। तो जैसे हर एक ग्रह का अपना एक कलर होता है और रत्न होता है जी। तो क्या आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हर एक रत्न कौन सा है, हर एक प्लैनेट का, और कलर कौन सा है? देखिए, हर प्लेनेट का अपना एक कलर है जी। उसी प्लेनेट से जुड़े रत्न है, ठीक है। ठीक है। अब 9 ग्रह हैं हमारी कुंडली में, जी। ठीक है। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रमा की। जी। चंद्रमा जो है सफेद है, पानी है, इसलिए उसके लिए सफेद मोती यूज होता है, जी। ठीक है। चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं सूर्य। जी। सूर्य लाल है, अग्नि का प्रतीक है, ठीक है। इसीलिए सूर्य के लिए माणिक पहना जाता है जो कि रूबी होता है, रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल भी रेड होता है, ब्लड का कारक होता है, ठीक है। हनुमान जी आपने देखा है चोला भी चढ़ाते हैं, ऑरेंज, बेसिकली ऑरेंज कलर हम कहते हैं, ब्लडी रेड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रेड कोरल यूज होता है जो कि ब्लडी रेड कलर का होता है जी। उसके बाद हम बुध पे आते हैं जी। बुध जो है उसका कलर ग्रीन है, इसीलिए उसको में पन्ना यूज होता है, पन्ना ग्रीन कलर का होता है जिसे हम एमरल्ड भी कहते हैं जी। उसके बाद बृहस्पति देव आते हैं, ठीक है। बृहस्पति देव येलो कलर के हैं, ठीक है। उनका पुखराज रत्न आता है, वो येलो कलर का ही होता है जी। उसके बाद आती है बात शुक्र की, जी। ठीक है। शुक्र बेसिकली एक बहुत चमकीला सा कलर है ना, एक ब्राइटनेस है। तो शुक्र के लिए हम डायमंड होता है, आपने देखा ना, डायमंड होता तो व्हाइट कलर का है लेकिन जब भी उसमें रिफ्लेक्शंस पड़ते हैं तो अलग अलग कलर जो है वो चमकीलापन वो दिखता है, तो डायमंड भी यूज होता है। इसी प्रकार एक स्टोन आता है ओपल, जो कि मैंने भी पहन रखा, आपने देखा, ठीक है। अब आपने देखिए कि इसके अंदर बहुत सारी फायरिंग्स है, ठीक है। तो वो क्या है, चमकीलापन, जब जब लाइट पड़ेगी तो वो चेंज होते रहेंगे, कलरफुल। तो उसके लिए शुक्र के लिए ओपल है, डायमंड है, ठीक है। फिर शनिदेव की बात करते हैं, ब्लू कलर है, नीलम आता है उनके लिए, ठीक है। शनिदेव के बाद फिर आते हैं राहु। बेसिकली राहु और केतु जो है छाया ग्रह हैं और इनके स्टोन्स आते हैं, ठीक है। राहु का आता है गोमेद, ब्राउन कलर का होता है, और केतु का बड़ा कैटसाई आता है जो कि बड़ा धुंधला टाइप कलर होता है, मिक्स कलर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु के स्टोन किसी को भी पहनने नहीं चाहिए, उसका दुष्प्रभाव होता है, हमेशा उसका दुष्प्रभाव भी मिलता है। तो इसी प्रकार हर प्लेनेट का अपना स्टोन है, मतलब हर एक प्लेनेट का अपना एक कलर है और उसी के अकॉर्डिंग रत्न बने हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो सर कुछ रैपिड फाइट क्वेश्चन है जो मैं आपसे करने वाली हूँ, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तो सबसे पहले आपका लकी नंबर क्या है? देखिए मैम, मेरा लकी नंबर तो 1 है।
1। ठीक। क्यों सर? देखिए बेसिकली क्या है, 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट ठीक है, जी। और ऐसा कोई व्यक्ति ही शायद होगा जिसे नेम फेम नहीं चाहिए। सबको चाहिए। ठीक है, और मैं अपने पिताजी को भी बहुत मानता हूँ। ठीक है, उनसे बहुत कुछ मुझे मिला जी बल्कि आप कहें तो ज्योतिष भी एक तरीके से उनसे विरासत में ही मुझे मिली है। जी। ठीक है ना, तो बस 1 नंबर ही लकी हमेशा रहा है मेरे लिए। आपका फेवरेट ग्रह कौन सा है? मेरा फेवरेट ग्रह कौन सा है? जी देखिए मैम, फेवरेट ग्रह तो शुक्र है, क्योंकि जिसकी लाइफ में शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर उसकी लाइफ में मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि पैसा है। ठीक है, लाइफ को जीना कैसे चाहिए, एक एंटरटेनमेंट के साथ जीना चाहिए। तो शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए कोई रेमेडी तो प्लीज आप बता दें। देखिए मैम, शुक्र को एक्टिवेट करने की बहुत सारी रेमेडीज हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप ओपल भी पहन सकते हैं। ठीक है, आप जब नहाते हैं तो उसके अंदर इत्र का यूज, परफ्यूम का, फ्रेग्रेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इत्र है, वो भी आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जी। और कहीं ना कहीं आप जब नहाते हैं तो नहाने से पहले थोड़ा सा दही जो है आप अपने सर पे, फेस पे, बॉडी पे हल्का हल्का लगाएं, उसके बाद नहाएं, उससे भी शुक्र एक्टिवेट होता है। ओके। एक ऐसा ग्रह जिससे सभी लोग डरते हैं? देखिए मैम, बेसिकली क्या है, एक ग्रह है जिसको सब कहते हैं जीवन खत्म, राहु जी। ठीक है, लेकिन राहु बेसिकली क्या है, सबके जीवन में खराब नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन हाँ, लोगों ने एक भ्रम बना दिया है कि राहु आया तो सब गया। ओके। आपका कोई फेवरेट कलर जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो? देखिए मैम, मैं बेसिकली क्या है, मेरा फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक कलर में आता है, या डार्क कलर्स आप कहो तो मुझे ज़्यादा आई कैची लगते हैं। उसका बेसिकली एक रीज़न होता है। ठीक है, अब जो हमारी कलर्स की जो चॉइस होती है ना, वो भी हमारी जन्म पत्री के माध्यम से होती है। जी। तो क्या है कि कहीं ना कहीं राहु जो है मेरी कुंडली में ऐसी पोजीशन में बैठा है जिसके वजह से हमेशा डार्क आई कैची कलर्स मेरे को पसंद आते हैं। ओके। मंगल अच्छे हैं या शनिदेव? देखिए, डिपेंड करता है, हर कुंडली का अपना हिसाब है। ठीक है, अच्छे तो मंगल भी हैं और शनि भी हैं। अगर किसी जज की बात करूं, किसी लॉयर की बात करूं तो शनि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, किसी एक ऐसे अधिकारी की बात करूं जो पुलिस में जुड़ा है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो उनके मंगल बहुत अच्छे हैं। तो डिपेंड करता है हर अपनी की जन्म पत्री में कि शनि कैसे हैं और मंगल कैसे हैं। ज्योतिष में सबसे गलतफहमी वाली बात? देखिए मैम, ज्योतिष में सबसे गलतफहमी वाली बात है आजकल जो लोग बाग रेमेडीज देते हैं ना कि बस आप एक ये वर्ड बोलो और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, है ना, स्विच वर्ड है। और बहुत लोग कहते हैं एक मंत्र दे रहा हूँ, इसका उच्चारण करो, तो बस। और सबसे बढ़िया सबसे बड़ी ज्योतिष की जो भ्रम की बात है वो ये है, लोग बाग को जो है वो ये हमेशा ये सोच के जन्मपत्री नहीं दिखाते कि जन्मपत्री है किस लिए। ठीक है, हमेशा आदमी जन्मपत्री को लेकर के ये सोचता है कि बस पूरा जीवन ही बदल दूंगा। तो ये सबसे बड़ा भ्रम। किस ग्रह की कृपा सबसे जल्दी होती है? देखिए मैम, सबसे जल्दी कृपा चंद्रमा की होती है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत चंचल स्वभाव का है, माँ का कारक है। ठीक है ना, तो माँ की कृपा तो सब पे बनी रहती है। माँ कभी भी नहीं चाहती कि भाई मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचे। तो चंद्रमा जो है वो सबसे ज्यादा। कुंडली में सबसे अच्छा योग कौन सा है? देखिए मैम, कुंडली के अंदर बहुत सारे ऐसे योग हैं जो सबसे अच्छे हैं। कौन? बुध आदित्य योग भी हो गया, राज योग भी हो गया। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे योग हैं। ठीक है, तो बस डिपेंड करता है किसकी कुंडली में कब कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। गजकेसरी योग है ना, विद्वान के लिए गजकेसरी तो ऐसा है कि बस पूछो ही मत। क्या हर किसी को नवरत्न की अंगूठी पहननी चाहिए? बिल्कुल, हर किसी को। आपने पूछा हर किसी को नवरत्न की, नहीं, ये शायद एक गलत बात है कि आप 9 के 9 प्लैनेट्स को अपने शरीर पे स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स खराब पोजीशन में भी बैठे हैं, कुछ अच्छी पोजीशंस पे भी बैठे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें स्टोन जो है ना 1, 5 और 9 का ही धारण करना चाहिए। ओके। पूजा या दान सबसे ज्यादा असर क्या करता है? देखिए मैम, पूजा
हम करते हैं अपनी आत्मा शुद्धि के लिए, ठीक है, और जी। दान हम करते हैं किसी प्लेनेट की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। तो दोनों ही अपनी जगह सेम काम करते हैं। राहु से ज्यादा डरना चाहिए या शनि से? देखिए मैम, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि राहु से आपको बेसिकली डरना चाहिए या शनि से आपको डरना चाहिए। आपको अपनी कुंडली आकलन करने के बाद जो प्लेनेट खराब दिखे, समय खराब दिखे, आपको सबसे डरना चाहिए। जब सूर्य निकलता हो तो उस टाइम आप कौन सा शब्द बोलना पसंद करेंगे? देखिए मैम, बेसिकली क्या है, मैं तो भगवान शंकर को बहुत मानता हूँ और मैं अक्सर ओम नमः शिवाय का ही जाप करता हूँ, ठीक है। जी। तो मेरे तो मुख से वही निकलता है, ओम नमः शिवाय। आपका फेवरेट मंत्र जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? देखिए मैम, बहुत सिंपल साधारण सा मंत्र, ओम नमः शिवाय, ठीक है। मैं केवल इसी का उच्चारण करता हूँ, इसी को मानता हूँ, ठीक है, और यही करता हूँ और जीवन में शांति पाता हूँ। अब तक आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, कोई एक ऐसी घटना या कोई ऐसी बात जो आप तक किसी भी पॉडकास्ट में अब तक आपने नहीं बताई है? नहीं, अब ऐसी तो कोई बात नहीं बची है। आपके साथ लगभग बहुत सारे पॉडकास्ट मैं कर चुका हूँ, जी जी। तो ऐसी बात बची नहीं है। बाकी मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा जी। कि अगर वो कुछ भी जानना चाहते हैं ज्योतिष के विषय में, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो में। आप कमेंट कीजिए, आप जिस चीज पे चाहेंगे हम उस पे पॉडकास्ट जो है अगला आपके लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले ऑडियंस का है कि आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बता दें। देखिए, कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपका, देखिए मैं आपको कहूंगा, अपनी ऑडियंस से कहूंगा, अगर आपका कोई सिंपली एक आधा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा लेट सवेर हो जाए मुझे रिप्लाई करने में, लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको जाननी है या कुछ बहुत इमरजेंसी में आपको जानना है, तो मेरी स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, आप उसको देख करके आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच राहुल सर। थैंक यू आज मैम। बहुत मजा आ गया, डीप में आपसे बात की है। मतलब ये सवाल मैंने बहुत टाइम से रखे हुए थे, मुझे खुद जानना था, और आज आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। कहीं ना कहीं लोग ना ज्योतिष से डर जाते हैं, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरे पैसे तो नहीं ले लिए जाएंगे, मुझे इस बात से डराया तो नहीं जाएगा। पर आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ज्योतिष से डरना नहीं चाहिए। वो आपका एक रोड मैप आपको तैयार करके देते हैं कि रास्ते में कितना बड़ा पहाड़ आने वाला है, उससे कैसे बच के निकलना है। मैं सही कह रही हूँ ना सर? बिल्कुल। तो आज जो भी हमारी ऑडियंस यहाँ तक देख रही है, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक आए हैं और प्रॉपर आपने सुना है। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में आए होंगे, बहुत सारे प्रश्न आप सर से पूछना चाहते होंगे। जैसे अभी सर ने कह दिया कि आपके जितने भी सवाल हैं आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर सर देंगे ही देंगे। मेरा भी ये कहना है, उन प्रश्न जो भी आपके मन में पॉडकास्ट देखते टाइम आए हैं तो प्लीज़ उन्हें वेस्ट ना करें। हाथ में आपके फ़ोन है, आप कमेंट डाल दीजिए अपने सवाल को, का जवाब सर की टीम या हमारी टीम देगी ही देगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे।